हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। मैं चंदन कुमार आप सभी के बीच आज साइंस का कुछ टॉपिक लेकर आया। यहाँ पे देखते हैं, आज साइंस का टॉपिक में देखेंगे केमिस्ट्री में अम्ल भस्म और लवण। क्या देखेंगे? अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण, ध्यान दीजिएगा। अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण देखते हैं। अम्ल और भस्म और लवण देखिए। तो अम्ल जो है, आराम से सिर्फ समझिए। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड्स, यहाँ पे कह सकते हैं एसिड्स, इसको एसिड भी कहते हैं, अम्ल को एसिड भी कहते हैं। यह एक लैटिन नाम। अम्ल जो है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा, अम्ल का स्वाद के साथ है तो अम्ल का स्वाद खट्टा। साथ ही साथ यहाँ पे इसका पीएच मान भी देखते हैं, और इसको थोड़ा पीएच मान को बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। अम्ल का जो पीएच मान है, पीएच मान, अम्ल होता है उदासीन से कम, मतलब कि इसका पीएच मान जो होगा ना, यह 7 से कम हो। क्या होगा? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अच्छा, इसके बाद तो पहले देख लेते हैं पीएच मान या पीएच के लिए क्या करते हैं। देखिए, पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान, इसको सन 1909 ईस्वी, कब? सन 1909 ईस्वी में एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल दिया था, पीएच मान दिया था। पीएच स्केल में देखिए, पीएच स्केल में जो संख्या होता है, पीएच स्केल में संख्या जो होता है 0 से लेके 14 के बीच में, 0 से लेके 14 के बीच में, मतलब बीच वाला जो 7 होता है, बीच वाला क्या होता है? 7। यह उदासीन होता है। यह क्या होता है? ये जो मान होता है ये उदासीन होता है। क्या होता है? यह उदासीन होता है। और सोरेनसन ने बताया कि जब इसका पीएच मान अगर 7 से कम होगा, इसका पीएच मान मतलब अगर 7 से कम होगा, मतलब इसका अम्लता इधर बढ़ेगा, अम्लता बढ़ेगा। और 7 से 14 की ओर जाने पर, 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता इंक्रीज होगा। क्षारीयता इंक्रीज, इधर क्षारीयता बढ़ेगा। देखिए, 7 से कम होगा तो अम्लता, मतलब अम्ल गुण, मतलब ज़्यादा खट्टा वो जो होते जाएगा। और 7 से अधिक होगा तो उधर क्या होगा? क्षारीयता बढ़ते जाएगा। उसके बाद ये हो गया। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अम्लता और क्षारीयता। अब देखते हैं यहाँ पे लिटमस पत्र। क्या देखते हैं? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो होता है ना, एक थाइलोफाइटा समूह का एक लिचेन नामक पौधा होता है। थाइलोफाइटा समूह का लिचेन नामक पौधा, शैवाल, सबने देखते शैवाल बैठिया, उसी समूह का होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें देखिए वो होता है लिटमस पत्र। क्या होता है? लिटमस पत्र। देखिए, उसमें लिटमस पत्र अलग अलग कलर का होता है। वास्तव में लिटमस पत्र का जो रंग होता है ना, वो होता है बैगनी, कहीं कहीं गुलाबी भी होता है। घबराने की कोई बात नहीं है। जिससे क्या होता है? देखिए, लिटमस पत्र लाल भी पाया जाता है, और नीला भी पाया जाता है, और बैगनी भी पाया जाता है। जब पीएच मतलब जब उदासीन विलयन में लिटमस पत्र बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? उदासीन विलयन में लिटमस पत्र कैसा होता है? बैगनी रंग का। उदासीन विलयन में लिटमस पत्र कैसा होता है? बैगनी रंग का। और इसके बाद देखते हैं, ये उदासीन विलयन में लिटमस पत्र बैगनी रंग का होता है। उसके बाद अम्ल माध्यम में आप सभी को बता दें कि सोरेनसन वैज्ञानिक जो दिया था, ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं लिटमस पत्र। क्या देखते हैं? लिटमस पत्र ने बताया जब अम्ल माध्यम, मतलब अम्ल माध्यम में लाल होता है। अम्ल माध्यम में लिटमस पत्र कैसा होगा? लाल होगा। और क्षारीय माध्यम में नीला, और क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? नीला। और बीच वाला माध्यम जो इस जगह होगा वो होगा बैगनी। कैसा होगा? बैगनी। अर्थात उदासीन विलयन में लिटमस पत्र के साथ, उदासीन विलयन में लिटमस पत्र बैगनी रंग का। कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। देखिए, मतलब कहना था कि यदि किसी लिटमस, मतलब कि लाल लिटमस पत्र या नहीं, यदि लाल लिटमस पत्र को क्षारीय माध्यम में, किस माध्यम में? यदि लाल लिटमस पत्र को आप क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो वो बोलता है नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। लाल लिटमस पत्र को क्षारीय माध्यम में डालने पर नीला हो जाता है।
और नीला लिटमस पत्र को अम्ल माध्यम में डालने पर लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्र को अम्ल माध्यम में डालने पर लाल हो जाता है। वही कह रहा है कि अम्ल माध्यम में, यदि अम्ल माध्यम लिटमस पत्र, अम्ल माध्यम में लिटमस पत्र मतलब नीला लिटमस पत्र को जब अम्ल माध्यम में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? यह लाल। कैसा हो जाता है? यह लाल हो जाता है। उसके बाद देखता है यहाँ तो फिर कहते हैं जब अम्ल, देखिए अम्ल को यदि किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ, अम्ल को यदि किसी धातु के साथ या फिर किसी धातु पर अम्ल को डालते हैं या फिर अम्ल में किसी धातु को डालते हैं तो उससे एक पोप जैसा आवाज़ निकलता है। एक पोप जैसा आवाज़ निकलता है जो होता है H2 गैस। क्या होता है वो? H2 गैस। मतलब कहते हैं कि यदि किसी अम्ल में, यदि किसी अम्ल में, अम्ल मान लेते हैं HCl, अम्ल क्या है? HCl। यदि किसी अम्ल में किसी धातु को डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्लस H2 गैस, लवण प्लस H2 गैस क्या निकलता है? लवण प्लस H2 गैस निकलता है। और क्षार में भी सेम वैसे ही होता है। मतलब कि क्षार में किसी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण प्लस H2 गैस निकलता है, H2 गैस बाहर निकलता है। अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे थोड़ा देखते हैं। आपको क्या बताया कि अम्ल धातु से, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर H2 गैस क्या देता है? H2 गैस, H2 गैस। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर H2 गैस देता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सोडियम क्या है? एक धातु, सोडियम क्या है? एक धातु प्लस HCl, HCl है हाइड्रोक्लोरिक, इसे जट्ठा रस भी पेट में पाया जाता है। ये आपस में अभिक्रिया करने पर, ये आपस में अभिक्रिया करने पर NaCl क्या बनाता है? NaCl प्लस H2 गैस, H2 गैस बाहर है। H2 गैस क्या होता है? H2 गैस बाहर हो जाता है। H2 गैस क्या हो जाता है? बाहर। देखिए अम्ल, हम पहले देख लेते हैं अम्ल जो होता है ना, पहले देख उसके बारे में थोड़ा परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल की भी चर्चा कर लेंगे। ये तो यहाँ से अम्ल का। फिर कहता है कि अम्ल को यदि भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखिए अम्ल खट्टा आता है, भस्म छाता है, यदि दोनों को मिलाया जाता है तो वह लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जैसे कि देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं अम्ल, अम्ल भस्म या फिर क्षार, भस्म या क्षार, अम्ल भस्म या क्षार से अभिक्रिया कर, अम्ल भस्म, अम्ल जो है भस्म या क्षार से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर कर लवण और जल का, लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि H2SO4 क्या है? अम्ल है। इसे कहते हैं बैटरी अम्ल कहते हैं सल्फर में। यह इस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है, इसलिए इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। इसके साथ एक कोई क्षारीय पदार्थ ले लेते हैं जैसे NaOH। क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ क्षार पदार्थ, ये क्या हुआ? क्षार पदार्थ। ये दोनों का आपस में अभिक्रिया करने पर बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4। यह लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण। उसके बाद बनता है जल। उसके बाद क्या बनता है? जल, H2O। उसके बाद क्या बनता है? जल। अर्थात कहता है अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनता है। देखिए अम्ल का मतलब विशेष, मतलब कि अलग अलग वैज्ञानिक परिभाषा अलग अलग था। पहले दार्शनिकों का मानना था कि अम्ल स्वाद में खट्टा, ये तो बात सही है, खट्टा होता है। फिर अलग अलग मतलब कि जनरेशन जैसे बढ़ता जाता है ना, उसका परिभाषा भी अलग अलग आना शुरू हो गया। तो उसी में कुछ वैज्ञानिक था आर्हेनियस। कौन सा वैज्ञानिक था? आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार कहना था कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर H+ या फिर H3O+, इसको कहता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोनियम आयन। अम्ल जल में घुलकर H+ या आयन या फिर H3O+ आयन देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ इधर से आपसे वो शायद ही दिखाई देता होगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे देख लीजिए कि अम्ल, मान ली हाँ, जैसे कि अम्ल है HCl। क्या है? HCl है ना। जब इसे जल में घुलाया जाता है, जल में घुलने के बाद होता है कि H+ और Cl- में टूट जाता है। H+ और Cl- में टूट जाता है। पानी में जो H+ आयन है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वह तुरंत जो होता है ना जल से अभिक्रिया कर लेता है। ये तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन दिया, ये बात सही है। उसके बाद H+ जो आयन है ना, यह पानी में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, तुरंत यह जल से रिएक्शन कर लेता है। जैसे देखिए बचा H+, तो H2O+ H+ मिल के बना लेता है H3O+, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या कहते हैं?
हाइड्रोनियम, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यहाँ सस्पेक्ट होता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। उसके बाद जो कहता है ना अम्ल या H+ आयन या फिर H3O+ आयन देता है। H+ आयन या फिर H3O+ आयन देता है। ठीक, उसके बाद क्या है? यहाँ पर अम्ल भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इससे ये जो अभिक्रिया हुआ इसे उदासीनीकरण, इसे क्या कहते हैं? इसे ही ये वाला जो हुआ ये वाला जो है ये वाला, इससे ही उदासीनीकरण क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, इससे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? इससे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर, जब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर लवण प्लस जल, देखिए यहाँ H2 सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल, NaOH ये हुआ क्षार, क्या हुआ? क्षार, भस्म हो गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद Na2SO4 प्लस जल निकल। अच्छा, इससे नेशनल एक आसान लेते हैं जो कि आप तुरंत समझ जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण। तो एक उदाहरण लेते हैं कि अच्छा ये वाला तो लिख लिया होंगे, इसके बाद यहाँ देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये तो एक उदाहरण हो गया। तो जैसे देखिए HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद लेते हैं NaOH। देखिए ये अम्ल पेट में पाया जाता है, किसमें? मतलब कि अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद NaOH, इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया करते हैं NaCl नमक का निर्माण, जो साल्ट होता है, नमक का निर्माण हुआ। उसके बाद जो होता है जल, उसके बाद किसका निर्माण होता है? उसके बाद जल का निर्माण, किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो उसके बाद ये हो गया। तो अब अलग वाला जो दूसरा नंबर था अलग वाला, उसमें था कि अम्ल जल से घुलकर H+ आयन या फिर H3O+ आयन देता है। तो आर्यनेस का करना होता है अम्ल अम्ल जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है। उसके बाद क्षार में होता है जब भस्म, मतलब कि जब क्षार को जल में डालते हैं, क्षार को जल में डालते हैं। यदि क्षार को जल में डालते हैं तो क्या होता है? OH- क्या देता है? OH- हाइड्रोक्साइड, क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जब क्षार को जल में डालते हैं तो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। देखते हैं कुछ उदाहरण, मतलब यदि अम्ल को जो जल में डाला जाता है जो H+ आयन देता है, इसका उदाहरण देखते हैं। मतलब तुरंत देखते हैं इसका उदाहरण। यहाँ से मिटाते हैं थोड़ा समझने के लिए, देखते हैं। अम्ल देखिए जैसा कि HCl अम्ल को जब जल में डाला, किसमें? जल में डाला जाता है तो H+ और Cl- टूटता है, कोई दिक्कत ज़्यादा दिक्कत नहीं। उसके बाद H2SO4 अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो ये निकलता है H+ फिर SO4 पर 2-। अच्छा, यहाँ जितना माइनस है उतना यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं तो यहाँ पर आप 2H दे सकते हैं। क्या 2? देखिए बराबर आना हो गया, यहाँ पे 2+ हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है HNO3। क्या आता है? HNO3 को जब जल में डालते हैं, जब जल में डालते हैं तो ये बनता है H+NO3। H+NO3 पे माइनस, H पे क्या होता है? प्लस, H पे क्या होगा? प्लस होगा। उसके बाद आता है H3PO4, H3PO4, इस पे देता है H2, इस पे क्या देता है? H2। यह बनता है कि H+PO4 पर -3, H पर PO4 पर माइनस, इधर भी होना चाहिए उतना, मतलब इधर भी 3+, कितना प्लस होना चाहिए? 3+। ये जो चारों है, ये चारों परबल अम्ल, ये कौन सा अम्ल है? ये है परबल अम्ल। कौन सा अम्ल है? परबल अम्ल। देखिए यहाँ से अब समझते हैं, और उस परबल अम्ल दुर्बल बाद में बताएंगे। फिर से देखते हैं और होता है इसका उदाहरण। फिर होता है कि देखिए CH3COOH, CH3COOH, ये भी अगर टूट जाए फिर क्या होता है कि HCOOH, ये सब जो फिर होता है H2CO3, ये सब जो अम्ल है, ये सब अम्ल जल में घुलकर H+ है, क्या देता है? H+ है। देखिए इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे नाइट्रिक अम्ल, इसे फास्फोरिक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल, इसे फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनिक अम्ल कहते हैं, इसे कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? इसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। फिर होता है H3BO3, इसे कहता है बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं? इसे कहते हैं बोरिक अम्ल। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए। इसी तरह आप